जी गाइस, वेलकम टू लर्न फॉर मास्टरी। मैं डॉक्टर पंकज बाला। तो गाइस, जो आज का लेक्चर है वो मैंने रखा है कि जितने भी हमने 3-4 पहले लेक्चर्स किए हैं कोग्निटिव साइकोलॉजी पे, उनको हम फटाफट से आज रिवाइंड कर लें। तो गाइस, ठीक है, संडे रिवीजन में हम लोग कर रहे हैं आज मीनिंग ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी। जैसे हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमें मीनिंग जानने के लिए सबसे पहले मेंटल प्रोसेसेस का पता होना चाहिए। मेंटल प्रोसेसेस क्या है? जो ब्रेन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम कोई भी अपना टास्क करते हैं, जैसे परसीविंग, रिमेंबरिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये सारी जो है ये हमारी मेंटल प्रोसेसेस रहती हैं। तो उसके लिए गाइस अब मीनिंग हम ऐसे इसका देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो है रिजल्ट ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। और जो हमारी कोग्निटिव साइकोलॉजी है जिसका हम मीनिंग देख रहे हैं वो है स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो फिर कोग्निटिव साइकोलॉजी क्या हुई? ब्रेन की एक्टिविटीज़ की स्टडी, जितने भी मेंटल इवेंट्स हैं या मेंटल प्रोसेसेस हैं उन सब की ये स्टडी है। उसके बाद गाइस जो हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वैसे हमने 4 से 5 डेफिनेशंस की थी, लेकिन अभी ये रिवीजन पार्ट है तो मैं आपको मेन डेफिनेशन पे ही डायरेक्ट लेके आ रही हूँ। तो मेन डेफिनेशन में गाइस हमने किन की डेफिनेशन की थी? हमने की थी अल्ड्रिक नेसर सर्च की डेफिनेशन। तो गाइस ये जो है डेफिनेशन जी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो अल्ड्रिक नेसर सर हैं उनको फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो टर्म कोग्निटिव साइकोलॉजी है उसको सबसे पहले नेसर सर ने ही यूज़ किया था इन 1967 में। एक्चुअली इनकी जो एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका टाइटल ही था कोग्निटिव साइकोलॉजी, इसीलिए इनको फादर ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो अक्सर यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो फर्दर इनकी डेफिनेशन देख लें, जो हमारा मेन मुद्दा है, टॉपिक जो है हमारा मेन। तो डेफिनेशन इन्होंने क्या दी है? इन्होंने बोला है कि ऑल प्रोसेसेस बाय विच सेंसरी इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड, इलेबोरेटेड, रिड्यूस्ड, रिकॉर्डेड, यूज्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। इन्होंने फिर वो सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व कर दी। सारी जो भी प्रोसेसेस वो है तो मेंटल प्रोसेसेस ही हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि सारी प्रोसेसेस जिनसे क्या होता है, जिनसे हमारी सेंसरी इनपुट गाइस हम आपको पता ही है कैसे हमारे ब्रेन को जाती है, हमारी सेंसेस के थ्रू। जो भी जैसे हम आईज के थ्रू जाएंगी, ईयर के थ्रू कोई साउंड जाएगी ब्रेन तक, तो वो भी एक इनपुट ही होगी, ठीक है। जैसे कोई चीज़ टेस्ट करते हैं तो वो भी ब्रेन को एक इनपुट जाएगी कि हमने क्या चीज़ खाई है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे, तो इसमें क्या आ गया फिर सारी प्रोसेसेस, जिससे क्या होता है, जिससे हमारी जो सेंसरी इनपुट है उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, इलेबोरेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं। किसी केसेस में रिकॉर्ड होती है ये हमारे ब्रेन में, और इसको यूज़ भी करते हैं हम। ऑब्वियसली ब्रेन में कोई चीज़ जा रही है तो कहीं ना कहीं वो यूज़ भी होती है, और उसको स्टोर भी किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज़। इसको डेफिनेशन में हम लोग जो डेफिनेशन है उसकी पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें तो हमने क्या किया कि सारी वो प्रोसेसेस जिससे क्या होता है, जो सेंसरी इनपुट है हमारी वो ट्रांसफॉर्म होती है, एलेबोरेट होती है, रिड्यूस होती है, रिकॉर्ड होती है, स्टोर होती है एंड फर्दर यूज़ होती है। गाइज इसको मैंने सिंपल सी एग्जांपल ऐसे बताया था कि जैसे आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको अच्छे से स्टडी करते हो, ठीक है। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि जो बुकिश है वही आपने उठा के वही अपने ब्रेन में रख लिया। ऐसे क्रैम करने से कोई भी चीज़ गाइस हमें परमानेंटली याद नहीं रहती, ये तो हमें पता ही है। उसको समझने पड़ता है, अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में रखना पड़ता है, ठीक है। जब स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको जो इनपुट जा रही है हमारे अंदर हमारी आइज़ के थ्रू, तो वो क्या होती है, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो हम एग्जाम में उसका यूज़ करते हैं तो वो उसको इलेबोरेट करके हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आस। फिर क्या होता है, कई बार होता है कि क्वेश्चन छोटा आ गया, ठीक है, वो कह लो कि टॉपिक वो बड़ा, उस पर छोटा क्वेश्चन आ गया, तो उसको हम हमारी ये भी ब्रेन की एबिलिटी है कि उसको हम रिड्यूस करके कैसे वहाँ लिखते हैं, ठीक है। फर्दर रिकॉर्ड तो सारा कुछ हो ही रहा है, ब्रेन में स्टोर भी हो रहा है, और जैसे कभी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है तो यूज़ तो हम उसको करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्दर हमने क्या किया है, लास्ट जितने भी हमने लेक्चर्स किए उसमें हमने मेन किया कि गोल्स ऑफ रिसर्च इन कोग्निटिव साइकोलॉजी। अब हमने गाइस देखा कोग्निटिव साइकोलॉजी एक फुल फ्लेज एक फील्ड है जिसपे बहुत सारा काम हो रहा है। ये साइकोलॉजी की वन ऑफ द प्रोमिनेंट फील्ड बन चुकी है, तो इसमें ऑब्वियसली रिसर्चेज हुई हैं, उसी पे बेस्ड ही सारा जो है वो फील्ड बना है। तो ये जो रिसर्चेस होती हैं, अब ये देख लें कि उनके गोल्स क्या क्या रहते हैं रिसर्चेस के। अगर रिसर्चेस हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं किसी भी फील्ड में,
तो गाइस देख लें, किसी भी फील्ड में जो रिसर्च होती है उसका मेन मोटिव क्या होता है, डेटा गैदर करना। सबसे पहले तो वो फील्ड में जो रिक्वायर्ड है उसका डेटा गैदर करना, फिर और उसके बाद क्या होता है, डेटा गैदर कर लिया फिर उसका एनालिसिस होता है। उन्हीं पे बेस्ड क्या होती है, थ्योरी डेवलप होती है किसी भी फील्ड की। फिर जो थ्योरी डेवलप होती है उनमें हाइपोथेसिस भी पहले फॉर्मुलेट करने पड़ते हैं, उसी के बेस्ड पे जो रिजल्ट्स निकल के आती है वो रिजल्ट्स पे बेस्ड फिर आपकी थ्योरीज बनती है। तो इट मीन्स हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेशन होती है उनमें वो भी एक वन ऑफ द मेन जो है गोल्स में से है रिसर्च की। नेक्स्ट आ गया हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है फिर, कि वो जो हाइपोथेसिस माने हाइपोथेसिस समझ लो एक तरह का रिसर्च क्वेश्चन है, जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया वो ट्रू है या फॉल्स है उसकी टेस्टिंग भी जो है एक वो गोल रहता है रिसर्च का। फर्दर आपके पास आ गया कि जो अब ये सारी टेस्टिंग होगी, जो इससे रिजल्ट निकल के आया, जो रिसर्च से हमने डिस्क्लोज किया, जो फाइंडिंग हमारे पास आई, उनको इम्प्लीमेंट करना और क्या कह लो उनको कहीं भी उनको अप्लाई करना। ठीक है, तभी कोई फ़ायदा है कोई रिसर्च करने का कि फर्दर जो है वो उसका इम्प्लीकेशन भी हो। ठीक है गाइज, ये आप मान के चलो कि ये तो सारे फील्ड्स में ये रिसर्च के गोल्स जो है वो कॉमन ही रहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग पर्टिकुलरली कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो पर्टिकुलर इसी फील्ड से रिलेटेड हैं जो 2 गोल्स वो क्या हैं, तो इसमें देखा जाए तो जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं या एक्सपेरिमेंटर्स हैं जो इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उनका मेन फोकस क्या है रिसर्च का, वो है हाउ एंड वाई वी थिंक। वो इसी पे काम कर रहे हैं कि जो ब्रेन थिंकिंग की प्रोसेस करता है वो कैसे करता है और क्यों करता है, क्यों उस पर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कि वो थिंक करता है, और अगर थिंक करता है तो वो थिंक कैसे करता है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन फोकस ऑफ रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। फर्दर हम देखें कि इसमें जो है वो कोग्निशन जो हमने लास्ट पढ़ा है, कोग्निशन क्या है, सारी वो ब्रेन की एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी उनका वन ऑफ द मेन मोटिव होता है एक्सपेरिमेंटर्स का इन द फील्ड ऑफ कोग्निटिव साइकोलॉजी, कि कोग्निशन को अच्छी तरह से इलेबोरेट करना और एक्सप्लेन करना। ठीक है, फर्दर हम देख लें हमने क्या किया है। उसके बाद गाइस हमने इस फील्ड में जो किया है, हमने रिसर्च मेथड्स पढ़े हैं अभी तक। इसमें 4 जो हमने पढ़े हैं मेन रिसर्च मेथड्स हैं। सबसे पहले हमने किया था कि लेबोरेटरी और अदर कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, जहाँ इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी कहते हैं, जहाँ इसको हम क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें हमें क्वांटिटेटिव इसलिए कहा जाता है, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सैंपल आपको सैंपल चाहिए होता है, जिसमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, और ये जो है जैसे लेबोरेटरी सेटिंग्स में होता है, कंट्रोल सेटिंग्स में होता है। एक्सपेरिमेंटर जो है जो उससे मैक्सिमम जितनी चीज़ें वो इसमें कंट्रोल कर सकता है उतनी वो कंट्रोल करता है, ताकि जो उसके पास जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो फेयर निकल के आए, वो ऑनेस्ट रिजल्ट्स उसके पास निकल के आए। ठीक है, एग्जांपल इसकी हमने जो की थी, एक ऐसे की थी कि मान लो कि हम मेमोरी पे कोई रिसर्चर जो है वो काम कर रहा है, वो देख रहा है कि मेमोरी जो है वो उस पर जो है वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी मेमोरी पे। ठीक है, तो इस चीज़ में वो क्या चीज़ कंट्रोल कर सकता है, इस चीज़ में वो कंट्रोल करेगा कि जो हमारे सैंपल में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो उनकी एज को वो कंट्रोल में रख सकता है, कि वो ऐसा सैंपल ही ले जिसकी एज जो है वो वेरी कर रही है 20 to 30 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द रीज़न हम जानते हैं कि हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी मेमोरी जो है वो कम होती जाती है। तो ऐसी चीज़ों को जो एज हो गया, जब फर्दर कोई जो सैंपल उसने सिलेक्ट की है वो फर्दर ऐसी कोई एक्टिविटीज़ या ऐसी कोई ब्रेन की मतलब कह लो कोई ऐसी गेमिंग तो नहीं कर रहा जिससे हमारी मेमोरी एनहांस होती है, क्योंकि अगर कुछ एलिमेंट्स भी ऐसा कर रहे हैं तो उससे भी जो है फेयर रिजल्ट नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को जो रिसर्चर है जितनी वो कंट्रोल कर सकता है वो कंट्रोल करता है इस फील्ड में। ठीक है, मेन इसमें गाइस एक ये भी बात याद रखने वाली है, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च है, कि इसमें जो मेन फोकस होता है वो होता है कि इसमें टू टाइप के जो वेरिएबल रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट रहता है, एक डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट का इफेक्ट डिपेंडेंट पे क्या आया वो ही हमारा लास्ट में रिजल्ट निकल के आता है। जैसे एग्जांपल ही उठा लो जिसमें हमने किया मोबाइल यूज़ जो आ गया, एक्सेसिव मोबाइल यूज़, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और जो उसका फर्दर आप इफेक्ट देख रहे हो मेमोरी पे वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। और इसकी जो नंबरिंग है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की वो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। मीन्स कि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट के बिना जो है वो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गाइस, तो जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं।
हमने पहले भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया हुआ है। तो साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च है जो हमारा नेक्स्ट रिसर्च मेथड है। जैसे आप देख रहे हो 2 टर्म्स को मिला के बन रहा है साइकोलॉजी बायोलॉजी, दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है। रिसर्चेस फर्दर इसमें देख लेते हैं कैसी होती है। रिसर्चेस ऐसे होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो हमारी कह लो कि मेंटल प्रोसेसेस हैं, जहाँ जो हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमने एग्जांपल पीछे करी है, चाहे वो मेमोरी है, चाहे वो परसेप्शन है, चाहे वो रिकॉर्डिंग है, जो भी है ब्रेन एक्टिविटीज़, उनका रिलेशनशिप देखा जाता है किसके साथ, सेरिब्रल इवेंट्स के साथ या सेरिब्रल सिचुएशंस के साथ। अब ये सेरिब्रल सिचुएशंस क्या हैं, ये है हमारी उस टाइम पे ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, ब्रेन की सिचुएशन क्या है उस टाइम जब एक पर्टिकुलर जो है वो कोग्निटिव परफॉर्मेंस हमारी चल रही है। इसको गाइज ऐसे समझ लो, मान लो कोई पर्सन हमारे पास है जिसकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, वो एकदम से जैसे आप उसको कुछ भी पूछो तो वो एकदम से बता देगा कि हाँ ये मैंने वहाँ देखा था, वहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो हम देखते हैं ऐसे पर्सन की जिसकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसमें हम देखते हैं कि ऐसे पर्सन का जो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसका ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। उस टाइम ब्रेन में ऐसी कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प है, या उस टाइम उसके ब्रेन की सिचुएशन क्या है, कौन से पार्ट में जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वो मीन्स कि इसमें जो कोग्निटिव प्रोसेसेस की भी स्टडी हो रही है, साथ के साथ उसका रिलेशनशिप देखा जा रहा है कि उस टाइम पे जो ब्रेन की हमारी सेटिंग वो कैसी है, ब्रेन में क्या चल रहा है उस टाइम पे जब हम एक पर्टिकुलर मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये फटाफट से बता दूं इसमें क्या क्या टेक्निक्स थी हमने जो पढ़ी थी। इसमें हमने वन पढ़ी थी, जैसे ब्रेन का जैसे पोस्टमार्टम होता है, उसमें भी देखा जाता है कि जो जिस पर्टिकुलर पर्सन का ये ब्रेन है, जैसे क्योंकि उसका हमें पास हिस्ट्री पता ही होती है कि ये किसका ब्रेन है, उसको फिर फर्दर स्टडी किया जाता है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे न्यूटन सर हैं, तो उनके ब्रेन को प्रिजर्व किया गया और फर्दर उस पर मैक्सिमम जो स्टडीज़ करी गई ये पता करने के लिए कि उनमें अगर ये एक्स्ट्रा कैलिबर था तो उनका जो ब्रेन था वो नॉर्मल पीपल जो है वो उनके ब्रेन से कैसे डिफरेंट था, ठीक है। ऐसी स्टडीज़ होती हैं। जहाँ फर्दर इसमें ऐसे लोगों पे स्टडीज़ होती हैं जिनमें कोई कोग्निटिव डेफिशिएंसीज होती हैं, ठीक है। जैसे कह लो कि इसमें एग्जांपल दी थी हमने आमिर खान जी की, जो उन्होंने गजनी में पार्ट प्ले किया था, जिनको जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस था कि वो थोड़े टाइम पहले जो बात होती है वो उसको एकदम से भूल जाते थे। आफ्टर 3 और 5 मिनट्स के बाद या कुछ भी कह लो, इतने थोड़े से टाइम के बाद वो भूल जाते थे कि पहले मैं क्या कर रहा था या मैं किससे मिला था। ऐसे पर्सन पे स्टडी होती है। और जहाँ फिर फर्दर जो नॉर्मल लोग अपनी कोग्निटिव जो परफॉर्मेंस है वो कैसे कर रहे हैं उन पे भी स्टडीज होती है, ठीक है। तो साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में इतना किया हमने। फर्दर हम देख लेते हैं इसमें कौन सा मेथड है। फर्दर है सेल्फ रिपोर्ट्स है। सेल्फ रिपोर्ट्स क्या होती है, इसमें जो पर्सन है वो खुद ही अपने ब्रेन की एक्टिविटीज या कोग्निटिव परफॉर्मेंस को खुद रिकॉर्ड करता है। जहाँ अगर उसमें एक पर्टिकुलर तरह का कैलिबर है, जहाँ कोई उसमें कह लो कि डेफिशिएंसी है, कोग्निटिव डेफिशिएंसी है, तो उसको खुद ही वो रिकॉर्ड कर रहा है कि किस टाइम पे मुझे किस तरह की दिक्कत आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया केस स्टडीज। केस स्टडीज़ भी गाइज इन डेप्थ स्टडीज़ ही होती हैं ये। इसमें भी काफ़ी अच्छी हमें कह लो कि इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लेकिन ये खुद से नहीं करता सब्जेक्ट जो है, ये एग्जामिनर उसको ऑब्जर्व करके करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी लेबोरेटरी सेटअप आपका नहीं रहता। जो डेली रूटीन में जो भी कोग्निटिव परफॉर्मेंस एक पर्सन या कोई भी कर रहा है, तो उसकी जो है वो ऑब्जर्वेशन सारी होती है कि उसकी जो नेचुरल सेटिंग में वो कैसे अपनी कोग्निटिव परफॉर्मेंस, कोग्निटिव एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। फर्दर गाइज इसमें हमने रिसर्च मेथड्स में किया था कि कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। कंप्यूटर सिमुलेशन में जो कोग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में हमने देखा था सबसे पहले कि सिमुलेशन मीन्स किसी चीज़ को कॉपी करना, एज इट इज़ उसको बना देना, बट वो एक्चुअल नहीं होती, वो आर्टिफिशियल सिचुएशन ही होती है। इसमें हमने एग्जाम्पल क्या की थी, जैसे कह लो कि कोई पर्सन जो है वो पायलट बनने जा रहा है। तो गाइस ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली प्लेन में बिठा के उसको सिखाया जाए कि हाँ जी अब आप प्लेन उड़ाइए, ऐसा नहीं होता। ऐसे प्लेन सिमुलेटर्स होते हैं जिनमें बैठ के पहले उनको पूरा सेटअप समझाया जाता है, कह लो कि उनको आर्टिफिशियल सिचुएशन प्रोवाइड कराई जाती है, उसके बाद ही वो रियल सिचुएशन में वो जो है वो प्लेन उड़ाते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे जो है कंप्यूटर मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं जो हूबहू जो रियल मॉडल हैं उसकी ही कॉपी होते हैं, ठीक है। और फर्दर इसमें जो है वो कोग्निटिव फील्ड में इसका क्या यूज़ है, इट इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक कंप्यूटर्स
सिमुलेट ह्यूमन कोग्निटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। इसमें ऐसी अटेम्प्ट्स होती हैं, ऐसे रिसर्चेस कोशिश कह लो, इसमें ऐसे रिसर्चेस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें ऐसे कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं जो एग्जैक्टली कॉपी करें कि कैसे एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो अपनी कोग्निटिव परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। और फर्दर इसमें क्या होता है, इसमें एक पर्टिकुलर जैसे हमारी कोग्निटिव इवेंट को उठा ले, कह लो कि कुछ कंप्यूटर ये कैसा बना दिया जो हूबहू मेमोरी पे काम करता है, कि कैसे जो ह्यूमन ब्रेन है वो मेमोरी को स्टोर करता है, ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ स्टोर करना है, इस पे एक कह लो कि एक कंप्यूटर सिमुलेशन बन गया, ठीक है। फर्दर जो बन गया वो कह लो कि लैंग्वेज एक्विजिशन पे बन गया, जहाँ परसेप्शन पे बन गया, ऐसी जितनी भी हमारी ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं उस पर ऐसा जो है वो कंप्यूटर सिमुलेशन में काम चल रहा है। फर्दर गाइस हमारे पास लास्ट जो आता है वो रिसर्च मेथड्स हैं, वो हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे ये काम चल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो कि इसको डिफ्रेंशिएट करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा मान के चलो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वो कंप्यूटर सिमुलेशन से एक स्टेप जो है वो फर्दर एडवांस है, ठीक है। इसमें जैसे हम पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटीज़ पे फोकस करते थे, लेकिन इस केस में जो ऐसे जो है साइंटिस्ट डिवाइसेस बना रहे हैं जो कहते हैं वो कि जो ऐसे ऐसे मतलब टास्क अकम्प्लिश करते हैं जो सेम टू सेम वैसे हैं जैसे एक ह्यूमन जो है वो अकम्प्लिश करता है, ठीक है। इसमें है सिमिलर टू ह्यूमन बनाने की कोशिश है कि जितना हो सके उतना ह्यूमन ब्रेन जैसे काम करता है सिमिलरली वैसा ही कंप्यूटर डिवाइस बनाने की इसमें कोशिश रहती है। इसमें गाइस हमने जैसे एग्जांपल देखी थी कि आज की डेट में ऐसे ऐसे डिवाइसेस बन चुके हैं कोग्निटिव फील्ड में कि जिसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन से कुछ वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को ही स्टडी किया जाता है और उससे ही पता चल जाता है कि हमारे इंटरनल जो है ब्रेन में क्या चल रहा है, कि हमारी ब्रेन की कंडीशन उस टाइम क्या है, कि क्या हम हैप्पी हैं, जहाँ कोई हमारे अंदर कोई ऐसा डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है। वो सारा कुछ उसी से पता चल जाता है। जहाँ हम इसमें देखें कि जैसे हमारे बोलने का क्या तरीका है, साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी से ही पता चल जाता है कि हमारी कंडीशन कैसी है, कि हम किसी मतलब प्रेशर में हैं, स्ट्रेस में हैं, ठीक है। और जहाँ इसमें एक आप ये भी एग्जांपल देख सकते हो कि ये भी एक बड़ी एडवांस चीज़ है कि कैसे जैसे कोई क्रिमिनल केस में हमने एग्जांपल करी थी कि जो सस्पेक्ट है उससे कुछ स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं और जो हमारा लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होता है वो आपको बता देता है कि ये जो बता रहे हैं ये स्टेटमेंट ट्रू बता रहे हैं कि ये फॉल्स है, मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, कि जहाँ ये किसी तरह का इसमें झूठ बोल रहे हैं। तो सो गाइज आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं कि ये पहले से ही काफ़ी लंबी हो चुकी है। आई होप रिवाइज आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो फर्दर जो हम पढ़ेंगे वो हम डोमेन्स पढ़ेंगे, डोमेन्स पे भी आपका क्वेश्चन रहता ही है। तो फर्दर गाइज हम डोमेन्स पे अपना फर्दर लेक्चर रखेंगे। तो अब आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ठीक है गाइज, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय।